अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। जेल में बैठे शख्स के पास कोई कौमी विजन नहीं है और इसकी सियासी बका का मरकज सिर्फ फौज पर इल्जाम लगाना है। हम कहते हैं तुम सिर्फ अपनी सियासत करो। DGI SPR। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गोहर अली खान को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार। PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस ज़ेरे इल्तवा है इलेक्शन कमीशन। बानी समेत 132 PTI रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। बस बहुत हो गया, PTI वालों के साथ अब नॉन स्टेट एक्टर्स जैसा सलूक किया जाएगा। इख्तियार वली खान। तहरीक इंसाफ के लिए पार्लिमानी सियासत करना भी मुश्किल। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट ने हंगामा आराई और बानी की तस्वीर लाने पर रुकनियत मुअत्तल करने का वाज़ेह पैगाम दे दिया। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला फेक न्यूज फैलाने वालों को जल्द वतन वापस लाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। और PTI का पेशावर में जलसा, बयानियों के गर्दाब से निकलने में पहल कौन करेगा। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज भी बानी PTI का नाम लिए बगैर कहा कि उनकी सियासी बका का मरकज सिर्फ फौज पर इल्जाम लगाना है और उसने फौज की क़यादत को टारगेट करके नफरत और तकसीम पैदा करने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई है और उनके पास कोई कौमी विजन नहीं। हम कहते हैं तुम सिर्फ अपनी सियासत करो। फौज ने लड़कर दिखाया और पूरी दुनिया में आवाज गई। आज के बयान और जुमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI के खिलाफ सियासी जमीन मजीद तंग होती दिखाई दे रही है। इसकी इब्तिदा गुज़श्ता रोज बानी PTI समेत 132 रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने से हो गई थी और ये वो अफराद हैं जिन पर 9 मई के मुकदमात हैं और इनमें से बाज़ जेल में हैं। इसके अलावा कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट ने भी PTI के सेनेटर्स को खबरदार किया है कि उनमें से किसी ने रियासती इदारों के खिलाफ तकरीरें की, डाइस का घेराव किया, गालम गलोच किया या बानी PTI की तस्वीर ऐवान में लाए तो उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैरिस्टर गोहर अली खान को PTI का चेयरमैन तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जबकि वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने साफ साफ कह दिया कि PTI वालों के साथ अब रियासत मुखालिफ अनासर जैसा सलूक किया जाएगा। मुझे तो लगता है कि they have left the रियासत, they have left the state with no option but to impose governor rule। टेररिज्म का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा एक नेक्सस है। पहल तालिबान या आप दहशतगर्द कहें या TTP कह लें, जो भी है, वो इनसे भत्ता लेते थे। अब वो लोग इनके लिए भत्ता इकट्ठा करते हैं PTI के लिए। आपकी कैबिनेट में बैठे हुए लोग ऐसे हैं जिनके भाइयों की गाड़ियां पेशावर के थानों में मनशियात की स्मगलिंग में फंसी पड़ी हैं। डील करने के लिए आपको किसी को ज्यादा आईनी तकाजों की जरूरत नहीं है। इनको मेरे ख्याल में अब एंटी स्टेट एलिमेंट समझ कर ही आपको डील करना होगा। PTI का चेयरमैन तस्लीम ना करने की बात पर बैरिस्टर गोहर अली खान का कहना है कि सारे इकट्ठे होकर बानी और इसकी पार्टी पर पड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमारा कोई एक्सेप्ट नहीं किया। आज पहली मरतबा मुझे इलेक्शन कमीशन का लेटर आया और उन्होंने मुझे फॉर्मली कहा कि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये वो लोग हैं जो लड़ाना चाहते, जो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहते, जो देखो जिनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास अगर कोई मैंडेट होता तो वो ये कहता है कि मैं आपके साथ एहनी हाथों से वो करूँगा। ये तो 90s का वो सियासत लेके आ रहे हैं जो कहते थे कि मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगा। जहां तक तहरीक इंसाफ के बतौर जमात पाबंदी और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बात है तो इस हवाले से हुकूमती कैंप में चेमगोइयां तो जारी हैं, जबकि DGI SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसका फैसला हुकूमत करेगी। फौज रियासत का एक इदारा है। हमारा काम ये है कि हमने अपना पर्सपेक्टिव देना। यू हैव यूज्ड द वेरी राइट वर्ड कि वी गिव आवर पर्सपेक्टिव ऑन द सिक्योरिटी इश्यूज। वी आर गिविंग दिस पर्सपेक्टिव एंड व्हाई आर वी गिविंग दिस पर्सपेक्टिव ओपनली इन एन ओपन फोरम टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान आल्सो, बिकॉज जो ये पाकिस्तान की फौज के बारे में बात करें वो भी ओपनली मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह और सोशल मीडिया पे तमाम जगह करती है। रियासत है वो हमसे बरतर है, वो ऑल वाइज होती है। It is their decision. What do they do and why they do it and how will they do it? So गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला गवर्नमेंट समझेगी, nothing to do with the army। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पेशावर में सियासी मैदान सजाया, लेकिन अमन अमान के मैदान में इस सूबे की सूरत हाल इंतहाई खराब है, जिसका सबूत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जारी करदा अदादो शुमार हैं, जिनके मुताबिक सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं। गुज़श्ता साल पुलिस पर 327 हमले हुए थे, लेकिन इस साल ये तादाद बढ़कर 510 हो गई है और सूबे के जनूबी अजला में सूरत हाल इंतहाई दिगर गूँ है। गुज़श्ता रोज़ भी वहाँ 9 दहशतगर्द मारे गए। जहाँ तक KP गवर्नेंस की बात है तो फाफिन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक KP सरकार और इदारे मतलूबा मालूमात का सिर्फ 57% फ्राहम करते हैं। सिर्फ 17 से 25% मालूमात वेबसाइट पर शेयर की जाती है और निस्फ से ज़ायद इदारों की शफाफियत 50% से भी कम है। जबकि तर्जुमान पाक फौज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में
केपी की गवर्नेंस पर भी सवाल उठाया था। इस रियासत के अलावा ना हमारी कोई पहचान है, ना हमारी कोई औकात है, कोई औकात नहीं हमारी, ना हमारी कोई सियासत है। वहाँ पे हजारों का, करोड़ों का, अरबों का एक क्राइम का एक इलीगल स्पेक्ट्रम है। उसके ऊपर से सियासी सरपरस्ती है और उसका तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं ये टेररिस्ट। जो खड़ा होगा उस टेरर पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस के, उसके ऊपर ये ख्वारिज से हमला करा देंगे कि द ओनली स्टोरी दैट कम्स आउट ऑफ देन खैबर पख्तूनख्वा इज ऑफ सिक्योरिटी। वहां पे कोई ये बात ना करे कि तुम ये जो 12-13 साल से वहां हुकूमत कर रहे हो तो तुम्हारी गवर्नेंस कहाँ पे है? तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते? कोई सियासत के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये दहशतगर्दी की इतनी बड़ी जंग चल रही है, इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये हिंदुस्तान से इतनी बड़ी थ्रेट है, तुम एक सियासी पार्टी हो, तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? और पाकिस्तान के इतने इश्यूज हैं, आप लोग इनको हाईलाइट करते हैं, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? तुम्हारी सुई क्यों इस फौज पे फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोनसा ना पता नहीं क्या हो गया। उधर वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी, जिनका अपना सूबा दहशतगर्दी की लपेट में है और आज वहां भारतीय हिमायत याफ्ता 12 दहशतगर्द मारे गए, वो भी वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी को अपने सूबे पर तवज्जो देने का कह रहे हैं और रियासत मुखालिफ बयानिया को तर्क करने की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है और वो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ। तो मैं समझता हूं कि हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया जो है उसको तर्क करना पड़ेगा, अपने रवैयों पर गौर करना पड़ेगा। और ये जो पॉपुलर लीडर जिसकी बात करते हैं उसके अपने बेटे लंदन में हों, यहाँ पाकिस्तान की फौज पे उन बेटों पर जो अपना खून दे रहे हैं। मैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 100% मैं उसको सेकंड करता हूँ। तो हम उनके नैरेटिव में जो उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा है उसकी भी मैं उन्हीं अल्फाज के साथ मजम्मत करता हूँ जिन अल्फाज के साथ DGISPR ने किए, और मैं अपने अल्फाज के साथ भी मजम्मत करता हूँ कि हमारी सियासत से ज़्यादा हमारी रियासत हमेशा अहम होनी चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो काबिल एहतराम है। मेरे ओहदा आपको ये कहता है कि आप आएँ और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो किरदार अदा करें जिससे KP का आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिल सके। उधर बैरिस्टर शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए, जहां वो बैरिस्टर शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के हवाले से बरतानवी हुक्काम से बात करेंगे, जिन पर सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानिया अपनाने का इल्ज़ाम है। CDF के नोटिफिकेशन के मामले पर 5 दिसंबर से पहले जिस तरह सोशल मीडिया पर हाहाकार मची थी, नोटिफिकेशन आने के बाद ये सिलसिला नहीं थमा, बल्कि जुमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर एक नया तूफान बपा है, जिससे पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई। और ये बैन ही वही सूरत हाल है जिसकी निशानदही DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी। आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम एक्सप्रेशन की इजाजत है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसी फ्रीडम एक्सप्रेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो। लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, तो अंडरस्टैंड कि ये बयानिया बनाया कैसे जाता है। ये बयानिया चलता है, ये जो 2 मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिस्ट है इसका अपना अकाउंट है। उसके बाद इस बयानिया को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है इसके पीछे बड़ी साइंस है, ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ सिस्टम बिहाइंड हाउ दिस इज पुट। फिर ये ट्रोल अकाउंट आ जाते हैं, बेनामी अकाउंट, ये सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए और वो उसके ऊपर मजीद अपनी ट्विटर बना रहे हैं, अपना बयानिया उसी को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस जैनी मरीज ने। ये बाहर बैठे हुए हैं, ये डायस्पोरा में इनके बाहर से बैठ के कर रहे हैं, और अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया, अब वो उठा रहा है उसको। ये इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात की, जबकि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अडयाला जेल आने पर बानी की बहनों की गिरफ्तारी को खारिजुल इम्कान करार देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आला अफरीदी को पहले नाके से ही वापस भेज दिया जाएगा। और इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि PTI वाले कहें वो बानी के बयानिए के साथ नहीं है तो उनसे बात हो सकती है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ PTI की आला क़यादत ने गुज़श्ता रोज़ एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा और असद कैसर का रवैया मुफाहमाना था कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देने नहीं जा रहे, हम इंतशार नहीं, जमहूरियत चाहते हैं। आपको कोई बात बुरी लगी हो तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम आपके सामने बैठे हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब देने नहीं, हम उसका जवाब नहीं देंगे। इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा पे अगर आप हमला करते हो, वहां अगर आप मुंतखब हुकूमत को हटाकर, तो फिर आप खुद जो हालात होंगे
उनके जिम्मेदार होंगे। कोई भी गुफ्तगू हुई हो, आपको गुफ्तगू नामुनासिब लगी हो, हम बात करने को तैयार हैं। इदारों को और अवाम को साथ चलना है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इंतशार हो, हम चाहते हैं कि बैठकर मकालमा हो और हम उस जानिब बढ़े जो सच्चाई की मंजिल है। इस तमाम सूरत हाल में सियासी दर्जा हरारत कैसे कम होगा और बयानिए की जंग से हम कैसे बाहर निकलेंगे ताकि वफाकी और सूबाई हुकूमतें गवर्नर्स पर तवज्जो दे सकें। इसी हवाले से बात करने के लिए मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर, सीनियर सियासतदान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ा सीनियर नाम पाकिस्तान का। जुबैर भाई बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मैं समझना सर ये चाह रहा हूं कि सारी पार्टीज ने हमेशा क्राइसिस भी देखा। आपको अच्छी तरह याद है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी कोई सख्त बात करते थे तो एक हद तक बात होती थी, उसके बाद बड़ी खामोशी हो जाती थी, फिर मीटिंग्स चलती थी और इक़्तिदार के लिए वापसी की राहें हमवार की जाती थी। यही असलूब पीपल्स पार्टी के यहाँ भी देखने को मिला जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब के बाद। मैं अब समझना ये चाह रहा हूँ बतौर सर सहाफ़त के तालिब इल्म के कि कौन सा रूट तहरीक इंसाफ को अडॉप्ट करना चाहिए था जो नहीं किया गया, या आप समझते हैं कि यही ट्रैक था, इसी तरह ही होना था? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है आपने जो दो एग्जांपल्स दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की, उनके डिफरेंट अखबार में वो एक मुश्किल में थे। पीएमएलएन की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है 1990s में दो दफ़ा मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया और फिर एक दफ़ा 2017-18 में निकाला गया जी। तो हर दफ़ा का जो रिएक्शन था वो डिफरेंट था। तो वो कंसिस्टेंसी जो आप कह रहे हैं ना कि वो फिर चुप हो, तो 99 में जब निकाला गया तो उसके बाद से लेके और 2012-13 तक अगर आप मियां नवाज शरीफ के देखें तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा जारहाना जो नैरेटिव बयानिया था वो किसी का भी नहीं रहा। इंडिविजुअल नाम लेके भी वो करते थे और पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया और बड़ा शदीद तनकीद का निशाना बनाया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से और हर लिहाज से। तो ये एक मैं वही कहता हूँ कि ये कंपैरिजन करना कि जी उसने ज्यादा कहा था, ये इसने कहा था, सब ने किया अपने अपने वक्त पर। ठीक, अपनी पार्टी ने भी, पीएमएलएन ने भी और पीटीआई अब जो कर रही है, तो इसमें मुकाबला करना तो बड़ा मुश्किल होगा कि जी कोई कहेगा कि जी पीटीआई वाले कहेंगे उसको दिखाएं जी पीएमएलएन ने देखे ये बोला था, पीएमएलएन वाले कहते हैं कि पीटीआई देखिए ये क्या बात कर रही है। तो सब ने किया, अपना अपना हिस्सा डाला है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। जो प्ले किया जाना चाहिए और किया जाना पड़ेगा वो है पीएमएलएन को, क्योंकि उनकी हुकूमत है। मतलब उन्होंने अपना बोझ उठा के इंस्टीट्यूशन पर डाल दिया कि जी आप करें डायरेक्टली माता रही इमरान खान से, हम तो आराम से बैठे हुए। तो मेरा ख्याल है उनको ये इनिशिएट करना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि जी इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी उनको कैसे रिलीफ मिलेगा या आगे कैसे जाएंगे। बेसिकली इस चीज को ब्रेक करना आइस, क्योंकि ये किसी के मुफाद में नहीं है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में। अगर इस किस्म की महाजराई होगी और ना किसी को फायदा होगा ना मईशत आगे जा सकती है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन होता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। अगर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं होगी तो फिर इस किस्म का माहौल रहेगा। ठीक। अच्छा जुबैर साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, चूंकि आप बहुत सारी चीज़ों के आई विटनेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होती रहीं। बेसिकली मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि सख्त नैरेटिव के बावजूद भी या जो आपने निशानदेही अभी फरमाई कि बड़ा उनका सख्त नैरेटिव रहा नवाज शरीफ साहब का भी, तो वो इक़्तिदार हासिल करने में फिर कामयाब कैसे होते थे? वो क्या प्रोसेस था, वो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि बड़े इस मौजू तरीन हैं आपकी शख्सियत इस सवाल को एड्रेस करने के लिए। वही देखे ना, हर दफा एक डिफरेंट तरीका कार किया गया। तो इट वाज नॉट कॉन्सेंट। हम बात कर सकते हैं लेटेस्ट जो 2018 में जब उनकी मुश्किलात हुई, 2018 में क्या 2014 में जब धरना हुआ था, आपको पता है एक कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई थी विद इन अ ईयर। जो था मियां नवाज शरीफ जब हुकूमत पे आए, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं था, एक धरना हुआ, उसको बैक कर रहे थे। हमें सारे अब आइडेंटिफाई भी हम कर सकते हैं वो सारे नाम जो उस वक्त हुकूमत को गिराना चाहते थे। जाहिर है पीटीआई तो सामने थी, लेकिन उसके पीछे हमें पता है कि जो उस वक्त के इंस्टीट्यूशन में लोग शामिल थे
तो मियां नवाज शरीफ का एक मेरा ख्याल है पॉजिटिव एस्पेक्ट जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कैसे नेगोशिएट किया, एक तो टाइम वाज ऑन हिज साइड, तो एक उनकी एज के हवाले से एंड सो ऑन, सो ही नेगोशिएटेड समथिंग, और वो एग्जाइल में चले गए। और एग्जाइल में उन्होंने 6-8 महीने गुजारने के बाद जब वो अक्टूबर 2019 में गए थे, तो तकरीबन जून जुलाई 2020 में वो दोबारा मुतहर्रिक हो गए एक प्लान के साथ। अब एक बहुत सी चीज़ों में गुड लक भी होती है। पीटीआई की महाजराई शुरू हो रही थी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और पीएमएलएन को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली थी जब मियां नवाज शरीफ, आपको पता है कि मुलाकातें शुरू हुई हैं जनरल बाजवा के साथ और जनरल फैज हमीद के साथ एट द बैक एंड। लेकिन वो उस वक्त पॉसिबल हुआ था मियां नवाज शरीफ के लिए जब एस्टैब्लिशमेंट की, जनरल बाजवा की और इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर की, उनकी एक टग ऑफ वॉर शुरू हो चुकी थी। पीएमएलएन रियलाइज कि जी ये दिस इज द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि अगर इमरान खान और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई होती तो पीएमएलएन को मौका मिलता, जो आपका सवाल है कि उन्होंने कैसे नेगोशिएट किया था। तो वो विशेष अटैक पर गए हुए थे, आपको पता है जब गुजरांवाला धरना हुआ है और उसके बाद से उनका जो रवैया था बहुत स्ट्रांग था। लेकिन मेरे अपने ख्याल से, क्योंकि मैं उस चीज़ों में इन्वॉल्व था, अगर वो झगड़ा इतना शदीद ना होता इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट का, पीएमएलएन को शायद आज तक मौका भी ना मिलता। अच्छा जुबैर साहब, बेसिकली आपके सारे थीसिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीन आपने निशानदेही फरमाई, वो फरमाई कि टाइमिंग ऑफ किसी भी चीज़ के फैसला लेने का जो वक्त है, तो बेस्ट वक्त को देखकर नवाज शरीफ साहब अक्सर फैसला लेते थे, तो इसकी वजह से शायद बहुत सारी जगह पे उन्होंने अगर अगेंस्ट भी गए तो उसका फिर फ़ायदा भी लेते रहे। बेसिकली यही बात बनी ना। जी, जिस तरह 2000 में आप देखें ना, 99 में जब मिलिट्री कू हुआ फिर उनको अटक जेल में बंद कर दिया, फिर 2000 में वो इसराइल में चले गए, सऊदी अरेबिया, और वो बिल्कुल खामोशी की जिंदगी उन्होंने चंद साल गुजारी। और फिर उसके बाद जब उनको एक मौका मिला लंदन जाने का, और वहां से बैठ के फिर उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स दोबारा से शुरू की। बट अगेन जब वो उस वक्त गए थे, आपको याद है 2000 में, तो ही वॉज इन हिज मिड 40s और समथिंग, तो टाइम वॉज ऑन हिज साइड, और ही कुड वेट, और पार्टी को मुतहर्रिक रखने की तो कोशिश की थी, लेकिन पार्टी आपको पता है कि टूट फूट का शिकार थी, पीएमएल क्यों बन चुकी थी। और जनरल मुशर्रफ ने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कहा था कि बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ आर हिस्ट्री, दे विल नेवर कम बैक टू पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। कुछ जाहिर सी बात है मियां नवाज शरीफ में पेशेंस लेट से ज्यादा था। अब मसला ये है कि सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था, अब सोशल मीडिया है, तो एक बयानिया जो है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आज की बात की जाए इमरान खान, बट इट्स नॉट अबाउट इमरान खान कमिंग बैक टू पावर, मैं ये नहीं कह रहा, ये इसका रेजोल्यूशन होना जरूरी है फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक। अच्छा, आप पहले शख्सियात में थे जुबैर साहब जो जनरल बाजवा साहब से उस वक्त मिले जब वो उनका अभी कोई इनिशिएट ही नहीं हुई थी, कोई निगोशिएट होना शुरू ही नहीं हुआ था। तो एग्जैक्टली उन दिनों क्या हालात थे, क्या मूड था उनका, और ख़ास तौर पर उनकी इमरान खान साहब से नाराज़गी की एग्जैक्टली क्या वजह थी उन दिनों जो आप तक पहुंची होगी, या आप डिस्कशन में सारी बातें आई होंगी, या नून से वो क्यों इतने नाराज़ थे? ठीक है ना, वो तो जो ये पूरे इंस्टीट्यूशन का एक फैसला था। आई विल नॉट से कि जनरल कमर बाजवा उसमें पर्सनली सिर्फ इन्वॉल्व थे, क्योंकि अगर आप 2011 में वो जो फेमस लाहौर का जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान में इमरान खान का, तो उस वक्त जाहिर है एक बात शुरू हुई थी कि एस्टैब्लिशमेंट इज बैकिंग इमरान खान। उसके बहुत से शवाहिद भी थे, जनरल शुजा पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम वगैरह, वो सारे थे। तो वो जो जब जनरल बाजवा चीफ बने, तो वो ऑलरेडी द इंस्टीट्यूशन वाज टोटली सक्ड इनटू दिस थिंग कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह से एक नैरेटिव बिल्टअप किया गया था कि शरीफ एंड जरदारी ने पाकिस्तान को मरवा दिया और द ओनली होप इज इमरान खान। उसका सारा वो उस प्रोसेस का हिस्सा था। सो वो अकेला उनको इल्ज़ाम लगाना तो मेरा ख्याल है सही नहीं होगा। तो 2020 में जब जाहिर सी बात है 2 साल हो चुके थे इमरान खान को हुकूमत में आए थे, और बहुत से ऐसे इश्यूज थे जिस पर सीरियस कंसर्न था, पाकिस्तानी अवाम को भी था, पीटीआई के लोगों को भी था, जिस तरह मुख्तार साहब की अपॉइंटमेंट है, और इसी तरह से और भी बहुत सी चीजें थी जिसमें एस्टैब्लिशमेंट की रिजर्वेशन आना शुरू हो गई थी।
लेकिन उस वक्त तक वो बिल्कुल कमिटेड थे कि टू द कंटिन्यूएशन ऑफ इमरान खान, एटलीस्ट दिस इज द मैसेज दैट ही हैज गिवन। और उस वक्त तक जैसे अभी जिक्र भी आना शुरू हुआ है कि जी, हर एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है। उस वक्त नवाज शरीफ तो थे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, बट उसके अलावा मरियम नवाज, जो उन्होंने पर्सनली कम्युनिकेट किया मुझे कि मरियम नवाज इज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब ये बहुत बड़ी बात थी और मेरे लिए एक्सेप्ट करना उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। एंड आई वाज चैलेंजिंग हिम कि वो कैसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गई हैं। उन्होंने ऐसी कौन सी सियासत की है जिसकी वजह से वो नेशनल हाँ, सिक्योरिटी कोई थ्रेट पब्लिक हो ऑफिस होल्डर भी नहीं थी उस वक्त, कोई ओहदा भी नहीं गई। था। ट्रू ट्रू, सही पब्लिक फरमाया। ऑफिस होल्डर भी थी। हाँ, और आपको पता है कि उनके खिलाफ जो सजा हो चुकी थी उनके खिलाफ, कि शी कैन नॉट होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। ये सिर्फ उनके लिए होता है। अरे मैंने उनको याद दिलाया था कि पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर कोई चीज गलत करता है तो फिर उसके ऊपर ये कदगन लगती है, एक आम सिटीजन पर थोड़ा लगती है। बट बात ये थी कि वो पाकिस्तान की लैंग्वेज में जो कहना चाहिए शुरू से जो हिस्टोरियन, कि उनके अगेंस्ट मुझे बताया गया कि कांटा लगा हुआ है और वो कभी पॉलिटिक्स नहीं कर सकेंगी। अब आज आप उठा के देखते हैं हाउ मच हैज चेंज। ही इज पोटेंशियली बीइंग कंसिडर्ड, मुझे नहीं पता, बट पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है एज अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही। अच्छा, एमआरडी की तहरीक में जुबैर साहब आपको अच्छे से याद होगा कि तहरीक पीपल्स पार्टी ने अपने मुखालफिन को मिला के साथ ये सारा किया। फिर अदम एतमाद के दौरान भी बदतरीन मुखालिफ सारे इकट्ठे हुए जो एक दूसरे के खिलाफ हर वक्त बयानात देते थे, तो इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया। लेकिन इसके बरक्स तहरीक इंसाफ के अंदर वो फ्लेवर नहीं आ सका कि वो बाकी पार्टियों को साथ मिलाएं या मिल के कोई पोलिटिकल पावर शो बना सकें, ऐसा भी कुछ नहीं किया गया। और दूसरा, 100 से ज़ायद उनके ट्वीट्स हैं जो फ़कत फ़ौजी क़यादत को जो है उनको लेबलिंग करके उन पर स्टेटमेंट हैं। नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा गुजरांवाला बोले थे और बड़ी देर फिर खामोशी रही थी। मरियम बीबी ने कुछ बात की थी तो फिर बड़ी देर खामोशी रही थी और बहुत सारी चीज़ें फिर आइस ब्रेक होने में आपका बड़ा रोल है। लेकिन तहरीक इंसाफ के हाँ बाकी टीम भी शायद इस तरह नहीं सोच पाती। इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? कोई फैब्रिक ही डिफरेंट है? ये तो मैं क्लैरिफाई कर दूं। मेरा ख्याल है इसको तकरीबन आज से 6 महीने पहले जो थी वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी थी, जिसमें महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं और असद कैसर जो पीटीआई के हैं वो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, सलमान राजा भी उसमें हैं। मैं भी उसमें इकोनॉमिक स्पोक्स पर्सन हूँ टीटीएपी का और उनकी पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा हूँ। और इमरान खान का जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर है। आप ये देखें कि उन्होंने नेशनल असेंबली में महमूद अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नॉमिनेट किया है और सेनेट में अलामा नासिर को नॉमिनेट किया है। तो वो इसी वजह से, और उन्होंने कल भी अगर आपने पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो बड़ा क्लियर मैसेज था कि ये दो शख्सियात जो हैं लेड बाय महमूद अचकज़ई वो फैसला करेंगी कि आपने पॉलिटिकल जद्दोजहद कैसे करनी है। तो इमरान खान शुरू में बिल्कुल आपकी बात सही है कि ही वांटेड टू गो टेक अ सोलो फ्लाइट और उन्होंने रियलाइज किया कि इट कैनॉट वर्क। तो सबको एज मच एज पॉसिबल उसमें मैंगल साहब भी हैं, अख्तर मैंगल साहब भी हैं, इसमें सिंध की नेशनलिस्ट पार्टीज भी शामिल हैं, मुस्तफा खोखर साहब भी शामिल हैं। तो कोशिश तो यही है कि ब्रॉडर प्लेटफॉर्म से इस जद्दोजहद को किया जाए। दूसरी बात आपने जो की कि एक उन्होंने गुजरांवाला जलसे में जब नवाज शरीफ ने कहा था उसके बाद खामोशी नहीं, उसके बाद तो एक ऐसा ज्यादा पीक किया था क्योंकि मैं तो उस वक्त डायरेक्टली मैं उस वक्त स्पोक्स पर्सन ऑफ मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जी बन ट्रू। चुका था ठीक। अक्टूबर के पहले हफ्ते में। और अक्टूबर की 16 तारीख को ये जलसा हुआ था गुजरांवाला में जिसमें उन्होंने नेम कॉलिंग की। उसके बाद 18 को कराची में जलसा हुआ था, फिर ही कंटिन्यू, फिर 25 को कोयटा में हुआ था। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी और जलसे हो रहे थे, जुलूस निकल रहे थे। मरियम नवाज वाज लीडिंग द वे। इतना हार्ड कोर स्टांस था कि जाहिर सी बात है सबके लिए मुश्किल होता था उस बोझ को संभालना, बिकॉज आई वॉज ए स्पोक्स पर्सन। मुझे पता है कि वो कितना ज्यादा एक चैलेंजिंग चीज होती है कि जो नवाज शरीफ बात कर रहे हैं, जो मरियम नवाज बात कर रही हैं, उसको नॉट ओनली डिफेंड करना बट पब्लिक में जाके डिफेंड करना। तो मुझे पता है कि उसकी वो साइकिल जो था वो बहुत स्ट्रांग था। वो उससे पहले की बात है खामोशी। तो लेट्स होप एंड सी कि इसका कोई लगे निकले। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड एज अ मैसेज
पीटीआई को अगर आपने कोई भी नहीं चाहता कि इस किस्म की कन्फ्रंटेशन हो, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर 2024 में जो उनके साथ हुआ है, जो इलेक्शन को जिस तरह से रिग किया गया, जिस तरह से इलेक्शन सिंबल ले लिया गया, जिस तरह से उनके कैंडिडेट्स के लिए मुश्किलात पैदा की गई, जिस तरह से उनके लोगों को अंदर बंद, अब इमरान खान साहब का फैसला जो था, कन्विक्शन जनवरी में आई, ये 190 मिलियन पाउंड, वो अभी दिसंबर आके साल खत्म हो गया, केस नहीं लग रहा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब जी हमारे साथ मौजूद है, साबिक गवर्नर, सीनियर सियासतदान, बहुत सारी चीज़ों के तो आई विटनेस भी हैं। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सीनियर तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब वक्त देने के लिए। आपके पास तो एग्जैक्टली रोड मैप की चाबियां मौजूद हैं कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, अब क्या करने वाली है, क्या रोड मैप होगा और ये बात किस तरफ जाएगी, इसकी इंतहा क्या होगी। मैं चाहूंगा कि आप जो जो बता सकते हैं प्लीज। तो वो आपने इस तरीके से मुझ पे ट्रस्ट करते हुए कहा कि रोड मैप मेरे पास है, कि वो कहते हैं मरना जाते घर एतबार होता। यहाँ पे इस प्लान्ड शहर को जिस तरीके से सीडीए ने तबाह किया, इस्लामाबाद को, जो एक ही शहर है हमारा प्लान्ड, तो जो हुकूमतों के बारे में तो उनको अपना नहीं पता होता, हम उनका रोड मैप कैसे दे सकते हैं कि वो क्या करेंगे, किसी को नहीं पता होता। इस मुल्क में अगर कोई प्लानिंग से काम चल रहे होते तो हमारा साउथ कोरिया लेके गया था 5 साल मंसूबा, वो कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं। तो आप क्या क्या तपश, क्या हीट महसूस कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट क्या सोच रही है तहरीक इंसाफ को लेकर? देखिए, गवर्नमेंट के अगर सोचने का काम है ना, वो है आम आदमी की इफलाह के लिए कि वो क्यों पीछे हैं और उसमें उन्हें क्या करना चाहिए। राइट। IMF का जो नई किस्त है वो कल मिल जाएगी, वाशिंगटन में अप्रूव हो जाएगी, चले आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन असल इशू गवर्नमेंट का पीटीआई नहीं है मेरे हिसाब किताब में। पीटीआई ने अपने आप को खुद गवर्नमेंट के हवाले से फ्री करा दिया कि वो लड़ाई फौज से लड़ रही है और उसमें वो फंसती चली जा रही है। तो गवर्नमेंट को अपोजिशन की कोई हीट नहीं है एज सच। उनके जो बात मैंने आपसे कही, जो हीट बनती है वो बनती है कि आप आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर के सोचने का काम है, जो SIFC बैठी हुई है, जो काबीना बैठी है, जो पार्लियामेंट बैठी है, ये IMF भी, मैं बार बार कहता होता हूं कि ये उन सब तनख्वाहों पे जिसमें कोई 100 गुना तनख्वाहें बढ़ रही हो, जजों की, ब्यूरोक्रेट्स की, वो पार्लियामेंटेरियंस की, काबीना की, उस पर कोई खत नहीं आता। गरीब आदमी के 2 रुपए यूनिट में कमी करनी हो तो IMF को भी मिर्चें लग जाती हैं और सबको कि जी पूछ के करें हमसे। ये इस मुल्क की हम अशराफिया को कहते हैं कि जी उनको ख्याल नहीं है आम आदमी का। इस दुनिया की अशराफिया को भी IMF सारी दुनिया की अशराफिया की नुमाइंदगी करती है, वो भी गरीब आदमी के बजट के ऊपर बोलती है कि इनको कोई फलाह ना हो सके। तो प्रेशर होना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर, और मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है। पंजाब की हद तक तो काफी डिलीवर भी हो रहा है। आप देखेंगे इस पूरे अरसे में 18 महीने 19 महीने में पहली दफा वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज इकट्ठे एक मंसूबे पे गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट में आए हैं, जो कि खुश आइंद बात है कि वो जो कहानियां बन रही थी कि जी बिल्कुल इकट्ठे नहीं बैठते, चलते नहीं इकट्ठे, वो शुरू हो रहा है। और प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर है, वो बिल्कुल आम आदमी वाला है। और हम सबको, मीडिया को भी एक्चुअली इस पे ज्यादा बात करनी चाहिए कि जी जो कुछ यहाँ पे प्लानिंग के नाम पे और कर्जे लेके उनको प्रॉपर ना इस्तेमाल करने पे हो रहा है, हमें और आपको उस पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा राना साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से एक अहम मुद्दा उठा दिया है और आप बेसिकली फरमा रहे हैं कि जो फैसला साज हैं वो अब गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि भाई आप प्रॉपर परफॉर्म कीजिए और लोगों तक रिलीफ उनके डोर स्टेप तक पहुंचाइए, और इवन कर्ज लेके भी आप जो काम कर रहे हैं वो फिर प्रॉपर रिफॉर्म्स होती भी दिखाई दें, इदारे भी मेरिट पे काम करते दिखाई दें। बेसिकली जो मैं आपकी सर बात से समझ पाया हूँ। नहीं, आपने शरारत निकाली है, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं ये कही बात। जिन फैसला साजों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं और जो NDU में सवाल जवाब हुए, वो बुनियादी तौर पे KP गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है और नॉन गवर्नेंस है, बद इंतजामी है, दहशतगर्दी को ना कंट्रोल करने पे है, अमन अमान ना संभालने पे है, वो उसके ऊपर था। उसको लोगों ने, वो जो कहते हैं ना बयानियां बनाना कि जी वो तो दायरा के फील्ड मार्शल का खिताब था ना, सीधी बात करें, वो था। इसका पर्पज ये था कि जी सब परफॉर्म करें, लेकिन यहाँ KP में क्या हो रहा है, सवाल भी उन्हीं की तरफ से हुआ था, वो जवाब उसकी तरफ था। ये तो सब खुद फील्ड मार्शल बार बार कहते हैं कि हमारे ये मामलात हैं, प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं, लेकिन मैं और आप जब बात करते हैं तो हम कहते हैं आप हमें ना बताएं, हमें करके बताएं कि ये काम ऐसे हो गया है और हम ऐसे ठीक करने जा रहे हैं, ये हमने मंजिल कर दिया दुरुस्त। जैसे चीनी स्कैंडल है,
तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हम बार बार ये सवाल करते हैं कि हुजूर आप बहुत बोलते थे अपोजिशन में, वही काम आपके टेन्योर में हो रहा है, तो हमें आप ये अब बताएं कि आप इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर सके? आपके दौर में चीनी एक्सपोर्ट होकर इंपोर्ट क्यों हुई? ये सवाल आपके ऊपर जरूर आता है। हमें हल बताएं और ठीक करके बताएं। हमारा सवाल भी यही है और मीडिया को करना भी यही चाहिए। और दूसरा फिर राणा साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप बात फरमा रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ उसका डिस्कशन गवर्नमेंट के लिए ना कोई इशू रहा है, ना गवर्नमेंट उसे इशू समझती है। नहीं, देखें, तहरीक इंसाफ ने अपने आप को फौज के साथ लड़ाना और वो ममोले वाली कहानी है। वहां पे वो क्या करेंगे? आज उनकी जुबान जलसे की भी देख लें, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, तो ये अकल के नाखून लें और अपने लीडर को भी समझाने की बात करें। मैं परसों जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आया तो एक दो प्रोग्रामों में मुझे शिरकत का मौका मिला जी। तो वहां पे बहुत सारे लोग जो PTI के हामी थे, तजिया निगार भी PTI के जो अपने लीडर थे, वो तो करेंगे ये बात कि जी हो सकता है इमरान खान ने ये बात ना कही हो, बयानिए में आ गई होगी ट्विटर पे। तो मैं बार बार कहता था कि हमने अदालत में 10 दफा इस बात को चेक किया कि चाहे वो रिपोर्टरों से बात हुई या नहीं हुई, लेकिन ट्वीट में बड़ी तफसील से आई और अगले दिन जब पूछा तो इमरान खान ने उसे ऑन किया। और कल उनकी अमशीरगान ने खुद कह दिया कि वो लैंग्वेज तो इससे बड़ी सख्त थी, हमने तो बड़ी माइल्ड करके दी है। तो आप अंदाजा करें कि इमरान खान किस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन पे उनकी पार्टी का जोर होना चाहिए कि हुजूर आप ठंडे हों, हम आपके लिए बात करते हैं। वो किसी को बात भी नहीं करने देते। पॉलिटिकल कमेटी भी जीरो कर दी, सलमान अकरम राजा के हवाले कर दी। बहुत अच्छे वकील होंगे, सियासतदान तो वो बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है वो उस बच्चे की तरह ही उस दिन कर रहे थे 26 नवंबर को, यहाँ कंटेनर लगा दिए, मैं लाहौर से कैसे जाऊं, जो वो बच्चा कह रहा था कि यहाँ पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। अल्लाह के बंदो, ये कोई अदालत के दलाइल थोड़ी है जो आप बंद कमरे में दे रहे हैं। आपने पार्टी को लीड करना है, आप सेक्रेटरी जनरल है, तो आप निकले, आपको रोकेंगे, अरेस्ट करेंगे ना, ज्यादा क्या करेंगे? बाकी हो रहे हैं तो आप भी हो जाएं। तो ये इमरान खान साहब पे सोचने की बात है कि वो कैसे इस बात को चलाएंगे। ठीक, उन्होंने अपनी पार्टी के लीडरों को पीछे कर दिया तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लामाला कम हुआ है। राणा साहब, शॉर्ट ब्रेक हमें यहाँ लेना है। हमारे साथ जी आमिर इलियास राणा साहब मौजूद हैं। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। राणा साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था, आप बेसिकली फरमा रहे हैं कि जो असद कैसर साहब ने या बैरिस्टर गोहर साहब ने प्रेस टॉक की थी, जो बड़ी रीजनेबल दिखाई देती थी, उसकी लैंग्वेज भी बड़ी ज़बरदस्त थी और बड़ी रख रखाव के साथ उन्होंने चीज़ों को एड्रेस किया था। जलसे ने वो भी ख़त्म कर दिया, वो तासुर जो कहा जाता था, तो बात वहीं की वहीं खड़ी है, जलसे ने प्लस कर दिया उसे बेसिकली। नहीं, देखिए, मकसद यही बात तो समझ आनी चाहिए ना। PTI को बतौर सियासी जमात किरदार अदा करना चाहिए, उसे जाया नहीं होना चाहिए। जो वो उसके बानी खुद इमरान खान इस वक्त उसको गुस्से में स्पॉइल करने की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि जो पार्लियामेंट में लीडर्स मौजूद हैं उन्हें भी तो कोई फैसला करना चाहिए। इमरान खान से बगावत नहीं, पार्टी के लीडर्स के तौर पर वो बात करें, अपने वजीर आला से भी बात करें कि यार रास्ता बनाना है या बंद करना है। आज आप धमकी इस बात को तो काफी अब देर, राणा साहब आपका तरफ चले जाएंगे। बड़ी जायज बात है आपकी, दुरुस्त बात है, क्योंकि उनके ट्विटर से तो तकरीबन 100 दफ़ा तकरीबन इस तरह हो चुका है। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि फिर जो पार्टी के विदिन लोग वो सेन वॉइसेस हैं वो ही जाएं, वही समझाएं और नॉर्मलाइज करें, लेकिन वो शायद उनकी शायद सुनी नहीं जा रही, या उन्हें वहाँ बानी के यहाँ कोई दर्जा कबूलियत नहीं मिलता, या क्या मामला है, या बात अब तो बहुत ही आगे चली गई। देखें, अभी मेरी स्पीकर से बराह रास्त बात नहीं हुई, लेकिन चंद मोतबर लोगों ने ये बात जरूर की कि स्पीकर ने ये एश्योरेंस ली थी कि सियासत नहीं होगी मुलाकात के बाद, और ताकि उसी यकीन दहानी पे ये मुलाकात हुई तो पहले से ज्यादा सियासत हो गई। तो अब ये सियासतदान अगर मिल के, पहली बात तो ये कि ये हिम्मत करें कि हम जाके खान को मिलेंगे, स्पीकर से वादा करें, दूसरे लोगों से बात करें कि हमें हर सूरत में जाने दें और हमें ये काम आप करने दें। हम चूंकि करना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ करना चाहते हैं, और हम बाहर आके हम यकीन दहानी कराते हैं कि हम कोई सोशल मीडिया पे मैसेज नहीं भेजेंगे। रास्ता तो पॉलिटिकली इनको खुद निकालना है, कोई और तो नहीं निकाल सकता। दूसरी तरफ तो इन्होंने रास्ते खुद मजदूर किए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कोई 4-5 दफा पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, 14 अगस्त को भी ऑफर की इनको कि आप आए और मुल्क के साथ बैठें। बुनियानुम मरसूस जीतने के बाद 14 अगस्त बड़ी पहली तकरीब थी, उसमें भी ऑफर की कि बैठ के बात करते हैं। ये लोग हिम्मत ही नहीं करते इमरान खान से जाके बात करने की, क्योंकि जब तक उससे नहीं करेंगे तो एंडोर्समेंट तो नहीं होगी, और वो जीरो कर देते हैं तो सारे जीरो। अच्छा, आपने अभी भी बताया कि रास्ता है, रास्ता ये है कि असद कैसर साहब जैसे लोग, साथ में बैरिस्टर गोहर साहब जैसे इस तरह के लोग चले जाएं, वो फिर गारंटी भी दें, बाहर आके बताएं भी, और वहाँ कम से कम जो है वो साइलेंस का एक माहौल बने ताकि गुफ्तगू हो सके ना, और खामोशी से बात आगे चल सके बेसिकली। बिल्कुल, मेरे ख्याल में उन्हें इमरान खान को बता के आना चाहिए कि हम आपके पास इस गारंटी से आए हैं, अदरवाइज, और वो भी तभी भेजेंगे ना जब ये सीनियर लोग कहेंगे। अब इनके कहने पे हमशीरा को इजाजत मिली,
आप कह दें बड़ा जुल्म है जी, कौन होते हैं पूछने वाले, भाई जेल के रूल्स हैं ना पूछने वाले। अभी अगले दिन आजम नदीम तारण ने डिटेल से बताया ना, नवाज शरीफ को जब दोबारा सजा हुई तो हफ्ते में 4 हफ्ते में एक दफा 1-1 घंटा मिलते थे और हम आके कोई बयान नहीं देते थे। तो अंडरटेकिंग करके इनके वकला ने रास्ता तो बनाया था ना मुलाकात का और खैर खैरियत वापस पहुंचवाने का, उसके नतीजे में फिर घर से खाने की सहूलत लें या कोई भी लें तो वो चीजें मिलती हैं आपको। इशू यही है कि फैसला कौन करेगा पीटीआई में। इमरान खान फैसले की पोजीशन में मुझे सच्ची बात है नजर नहीं आ रहे, वो गुस्से में है। रास्ता सियासतदान बनाता है ना, तो सियासतदान को उसके सियासतदान साथियों को मिलने देना चाहिए। इन लोगों ने भी डर के मारे बैरिस्टर गौर वगैरह ने मुलाकात नहीं की, जबकि पहली ऑफर तो इन्हीं लोगों को थी ना। उन्होंने कहा नहीं फैमिली की मुलाकात करा दें, इन्हें पता था कि वहां से झाड़ पड़ेगी। ये कई दफा झाड़े खा चुके हैं, कोई बात नहीं, लीडर झाड़ता भी है, डांटता भी है, प्यार भी करता है, उसका काम है, वो बड़ा है तो उसको समझे पूछे। मेरे ख्याल में इनको जुर्रत करनी चाहिए कि असद कैसर हो, बैरिस्टर गौर हो, 2-3 मिलके जाएं स्पीकर के पास कि हमें आप मुलाकात ले दें। गारंटी हम देते हैं कि हम पब्लिक नहीं करेंगे बात, जो भी करेंगे आके अपनी पार्टी में बात कर लेंगे हम। अच्छा, बेसिकली आपने बताया कि ये सोल्यूशन भी पार्टी के विद इन मौजूद है और कम से कम वो आवाज़ें जो मोतबर भी हैं और बिटवीन द लाइंस बात करती हैं या अग्रेशन को छोड़ के सियासी बात करती हैं, सियासी इंटरकोर्स पे यकीन रखती हैं, वो आवाज़ें चली जाएं, जाके उन्हें समझाएं भी और फिर एक नॉर्मलाइज रूट लें। और ये सारी चीज़ें पहले भी जैसे आप बता रहे हैं कि जो गारंटियां थी वो पूरी ना हो सकी। बिल्कुल, देखे ना एक बड़ी सियासी जमात जिसके लोग चाहने वाले हैं, तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा ना कि उसको आप इस तरह से जाया होने दें। लोगों की आवाज है ना, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, किस तरह लोगों ने रिएक्ट किया और आसिफ अली जरदारी ने मुल्क को संभालने में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के एकदम ठीक कर लिया। सियासतदान इस चीज का नाम है। हमने असल में इमरान खान साहब के हाथों जो उस वक्त की फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को रुसवा करवाया, आसिफ अली जरदारी को रुसवा कराया और किसी महमूद खान अचकजई, फजलुर रहमान, किसके साथ इमरान खान ने मतलब आप जो कौन सा गलत लफ्ज है वो बोल दें जो उनके साथ नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद सियासतदान खंदा पेशानी से काम आए। नवाज शरीफ को पता लगा ये ला रहे हैं, वो बनी गाला मिलने चले गए। मौलाना फजलुर रहमान और अचकजई के साथ क्या क्या नहीं किया, किस तरह तज़ीक नहीं की। जब ये उनके तरफ गए उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए कि सियासतदान है ना तो मिलते हैं। ये पीटीआई के अंदर कल्चर मौजूद नहीं है। ये जब तक नहीं आएगा इनकी बचत का रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, बेसिकली जो आखिरी बात राणा साहब वो यही है आपकी कि ये मुद्दा अगर एड्रेस कर लिया जाए तो अभी भी कुछ देर नहीं हुई, बात जो है वो डिस्कशन की तरफ, डायलॉग की तरफ जा सकती है, हालात नॉर्मलाइज होने की तरफ चल पड़ सकते हैं। वो लोग जो कहते हैं जी उम्मीद सारी खत्म हो गई, सारे पुलों के नीचे से पानी बह गया वगैरह वगैरह, इधर पार्टी के अंदर भी सोल्यूशन मौजूद है आपकी दानिश में? मेरे ख्याल में अगर ये निकलेंगे तो फौज भी तो पाकिस्तान की है ना। उन्होंने गिला किससे किया है? यही तो किया है कि आप फौज में और अवाम में दरार डालना चाहते हैं, जो हम नहीं डालने देंगे। और बात दुरुस्त है ना, ये हमें नहीं करना चाहिए। आपका गुस्सा है, आप मीर जाफर मीर सादिक कितने अरसे से करी जा रहे हैं। अब आपने अपनी पार्टी के लोगों को भी कह दिया कि यार तुम गए और वो अपने पार्टी की हिदायत पे गए हैं, चाहे वो केपी असेंबली से गए हैं, चाहे वो मरकज से गए हैं, पार्लियामेंट से, दोनों ऐवानों से। वो गए तो पार्टी के चेयरमैन के कहने पे गए थे ना, खुद तो नहीं नॉमिनेट हो गए या खुद ही भाग उछल के दौड़ के चले गए थे। तो ये बातें समझ में आती हैं कि गुस्सा बहुत बेपनाह चढ़ गया इमरान खान का। चाहे वो अपनी पार्टी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन है कि मुझे नहीं निकाल सके, अपने सोशल मीडिया पे आके तुम लोगों के ऊपर मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करवाई और तुम लोग क्या कर रहे हो, सिवाय उनके लिए मजीद तंगी बढ़ाने के इस वक्त उनकी पार्टी और उनका सोशल मीडिया कुछ नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब जी, अपना डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। फात शहबाज खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के मान।